Hello dear students, as usual I am Navneel Gaur from Tagore School Parbatsar. Dear students, we are studying the social study book of 8th class हमारे अतीत पार्ट 3rd. हम लोग पढ़ रहे हैं 8th क्लास की सोशल स्टडी बुक हमारे अतीत पार्ट 3rd सामाजिक विज्ञान. Dear students, as you know we have studied some part of first lesson in our previous videos. हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में इस फर्स्ट लेसन का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ माय 4th वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन. ये फर्स्ट लेसन का मेरा 4th वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 3 वीडियोज ऑलरेडी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन के मैं 3 वीडियोज पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, द लेसन इज कैसे कब और कहाँ. जो लेसन है ये फर्स्ट, ये कैसे कब और कहाँ ये लेसन है. इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली है पिछले वीडियोस में. एक बार हम उनको समराइज करते हुए चलेंगे, संक्षिप्त एक बार उनका माइंड में रिकॉल उनको करते हुए चलेंगे, तो एक बार पूरे इस लेसन की समरी हमारे माइंड में आ जाएगी. सबसे पहला जो पॉइंट था, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं. तो हमने इसमें पढ़ा कि इतिहास में जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, तो तारीखों का बड़ा महत्व नज़र आता है. और कई बार तो ऐसा लगता है कि हिस्ट्री का मतलब ही तारीखें हैं. कई लोग हिस्ट्री को कठिन इसीलिए मानते हैं क्योंकि तारीखें बहुत होती है उसमें. तो लेकिन क्या ये तारीखें महत्वपूर्ण है? तो इसमें हमने पढ़ा कि तारीखें महत्वपूर्ण नहीं होती है, एक्चुअली घटनाएं महत्वपूर्ण होती है. और कोई भी घटना जो होती है वो किसी न किसी तारीख को होती है, तो इसलिए वो तारीख फिर महत्वपूर्ण हो जाती है. लेकिन सारी चीज़ें, हर चीज़ के लिए तारीख नहीं बताई जा सकती. कई घटनाएं, कई जो घटनाक्रम हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं. केवल जब वो नज़र में आने लगते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ शुरू हो गई है. इसमें चाय पीने का उदाहरण भी हमने पढ़ा. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि घटनाएं, और जिन घटनाओं को इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण माना इतिहास में, वो घटनाएं और उनसे जुड़ी हुई तारीखों को भी महत्वपूर्ण बना दिया. अब कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण थी? तो पुराने ज़माने में जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा वो राजाओं के इर्द गिर्द लिखा. कौन से राजा ने कब गद्दी संभाली, कब विवाह हुआ, कौन कौन से युद्ध लड़े. जो इतिहास का जो मूल बिंदु था वो राजा लोग होते थे, और उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं वो उन्होंने महत्वपूर्ण मानी पुराने इतिहासकारों ने, और उनसे जुड़ी हुई दिनांक यानी तारीखों को भी महत्वपूर्ण माना. और इसी तरह भारत में भी जो इतिहासकार, अंग्रेजों का जब शासन रहा तो उन्होंने जो इतिहास को अपने ढंग से लिखने की कोशिश की. उन्होंने अपने जो गवर्नर जनरल थे या वाइसराय थे, अंग्रेजों की जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनसे जुड़ा हुआ इतिहास लिखा भारत का. उनके जीवन को महत्वपूर्ण मानते हुए तारीखों को महत्वपूर्ण माना, उनसे जुड़ी हुई तारीखों को. लेकिन जो आम समाज था, जो आम पब्लिक थी, उनसे जुड़ी हुई, उनसे जुड़े हुए इतिहास को स्थान नहीं दिया गया. इसी तरह अंग्रेजों ने या और भी कुछ पुराने इतिहासकारों ने इतिहास को अपने हिसाब से डिवाइड किया. एक उदाहरण हमारे सामने आता है जेम्स मिल का, जिसने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ऐसे 3 खंडों में बांट दिया, जो कि कदापि उचित नहीं था. क्योंकि किसी भी समय में सब प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, तो किसी भी एक समय को किसी एक धर्म से जोड़ देना उचित नहीं था. लेकिन उन्होंने इस तरह से इतिहास को डिवाइड किया. साथ ही उन्होंने इतिहास में अपने जो उनके अफसर होते थे उनके जीवन के बारे में ही अधिकांश लिखा. तो क्या ये इतिहास इस तरह से लिखा गया जिस प्रकार से, और जिस प्रकार से जिन चीज़ों को महत्वपूर्ण माना गया, क्या वो उचित है? तो बिल्कुल उचित नहीं है. और उसके बाद हमने उपनिवेश, औपनिवेशिक क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है. तो अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों की सल्तनत विश्व के कई देशों में थी, जब अंग्रेजों का प्रभाव था, तो उनके अंडर में कई देश थे. कई देशों को उन्होंने गुलाम बना रखा था और उनको वो अपना उपनिवेश मानते थे. उनके कानून के हिसाब से ही उन देशों को चलाते थे. और इस तरह का जो सिस्टम था वो औपनिवेशिक उपनिवेशवाद कहलाता है.
अंग्रेजों ने लिखित चीज़ों को बड़ा महत्व दिया। अंग्रेजों ने हर चीज़ को रिटर्न में करते थे, वो लिखित रूप में करते थे, हर चीज़ की रिपोर्ट तैयार करते थे और उन रिपोर्टों को, उन दस्तावेजों को वो सुरक्षित रखते थे। उसके लिए उन्होंने बाकायदा सिस्टम बनाया, रिकॉर्ड रूम बनवाए, अभिलेखागार बनवाए, यानी चीज़ों को लिखित रूप में सुरक्षित रखने का एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया और उसके कारण से उनके ज़माने के जो रिकॉर्ड है वो आज भी सुरक्षित हैं। और यहाँ पर कई उदाहरण भी हमने पढ़े कि किस तरह के रिकॉर्ड उस समय बनाए जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो पेड़ पौधे हैं उनका भी रिकॉर्ड बनवाया, उन्होंने ज़मीनों का भी रिकॉर्ड बनवाया और ये वो मानते थे कि हर चीज़ को रिकॉर्ड में रखना जरूरी है और किसी भी देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो उसका पूर्णतया अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी चप्पे चप्पे से जो वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो सर्वे बहुत करवाते थे, तरह तरह के सर्वे या सर्वेक्षण वो करवाते थे और कई चीज़ों का उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह की काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी और साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि लेकिन आज वो जो रिकॉर्ड हम प्राप्त करते हैं अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, तो उससे हमें आम पब्लिक की बातों का पता नहीं चलता। ये नहीं पता चलता कि आम पब्लिक की क्या स्थिति थी, केवल अंग्रेज़ों का जो नज़रिया था वो क्या सोचते थे यही हमें पता चल पाता है उनके बनाए हुए रिकॉर्ड से। इसलिए ये जो रिकॉर्ड्स आज तक मेंटेन किए गए उनको वो उचित नहीं है इतिहास की दृष्टि से। अब हमें आज इसका लास्ट पेज पढ़ना है इस लेसन का और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 6th पेज तक स्टडी कर चुके थे, अब हम 7th पेज से स्टडी कर रहे हैं। पिछले पेज में हमने ये देखा कि अंग्रेज लोगों ने कई ऐसे भ्रामक चित्र बनाने की कोशिश की, कई ऐसे भ्रामक चीज़ें, दस्तावेज बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को ऐसा लगने लगे कि अंग्रेज तो बहुत महान है, अंग्रेजों का जो शासन है वो बहुत अच्छा है भारत के लिए। ऐसी किताबें लिखना, ऐसे जो साहित्य लिखना, ऐसे चित्र बनाना ताकि भारत की जनता गुमराह हो जाए, लोगों को वो साहित्य पढ़ के, वो चीज़ें पढ़ के ऐसा लगने लगे कि हाँ अंग्रेज तो बहुत विद्वान हैं, बहुत फॉरवर्ड हैं, बहुत आधुनिक हैं और हमारे देश के पास तो कुछ नहीं है। भारत को अगर तरक्की करनी है तो अंग्रेजों को यहाँ शासन करना चाहिए। इस तरह की भ्रांत धारणा पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कई इस तरह के तथ्य का निर्माण किया। ऐसा ही एक चित्र यहाँ पर हमने देखा था, यहीं से हम आज की स्टडी शुरू करेंगे। ये एक चित्र था जिसमें 1857 के विद्रोही, जिनको हम 1857 के क्रांतिकारी मानते हैं, देशभक्त मानते हैं, उनको उन्होंने विद्रोही की उपमा दी थी अंग्रेजों ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, ये सब 1857 के जो स्वातंत्र्य समर हुआ था, आज़ादी के 100 साल पहले भारत को आज़ाद कराने की जो बड़ी एक मुहिम चली थी 1857 का संग्राम, उसके अंदर जिन भारतीयों ने भाग लिया उनको अंग्रेजों ने विद्रोही करार दिया और उनके प्रति जनता में गलत सोच निर्माण हो, इसलिए ऐसे चित्र बनवाए। देखो इसमें, इस चित्र से हम शुरू करेंगे आज की स्टडी। यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें 1857 के जो क्रांतिकारी है उनको लोगों की हत्या करते हुए, लूट मचाते हुए दिखाया गया है, जो कि बहुत गलत है और अंग्रेजों द्वारा ये एक षड्यंत्र था। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी यहीं से। ये लास्ट पेज है इस लेसन का। चित्र 7, 1857 के विद्रोही। ये चित्र है एक, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। ये इसमें देखिए आप, 1857 का ये चित्र है, इसमें देखिए इनको लूटते और लोगों को मारते हुए दिखाया गया 1857 के क्रांतिकारियों को। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं, ऐसा लिखा था। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जो थे वो विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी, यानी जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, जो अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, उनका विरोध करते थे, उनकी नज़र में, अंग्रेजों की नज़र में वो कैसे लोग थे? लालची, दुष्ट और बेरहम थे। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि अंग्रेजों ने
ऐसे भ्रामक दस्तावेज तैयार किए जिससे कि ऐसे अच्छे लोगों की भी गलत छवि समाज में पैदा हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे। यानी अंग्रेजों के बनाए हुए जो रिकॉर्ड्स हैं, अंग्रेजों का लिखा हुआ जो इतिहास है, उससे हमें आम जनता के बारे में पता नहीं चलता। हमें यही पता चलता है अंग्रेजों की क्या सोच थी, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, यानी अंग्रेजों की दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, ये उनके बनाए हुए इतिहास से पता चलता है। और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। यानी जनता का जो पक्ष है, जनता की जो सोच है, वो हमें अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास से और उनके दस्तावेजों से इस बात का पता नहीं चलता। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि आम जनता की क्या पोजीशन थी उस जमाने में, या आम जनता क्या सोचती थी, तो ये अगर आपको जानना है तो अंग्रेजों वाली दस्तावेज और उनके लिखे हुए इतिहास से आपको पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको किन्हीं दूसरी सोर्सेज का यूज करना पड़ेगा, कई अन्य स्रोतों से इन बातों का पता लगाना पड़ेगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। यानी वो भी ऐसे सोर्सेज भी हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल होता है। भाई सरकारी रिकॉर्ड तो एक जगह ही मिल जाता है सारा, इसलिए ढूंढना ही नहीं है उसको। तो आप सरकारी रिकॉर्ड्स के आधार पर अगर चीज़ों का अध्ययन करोगे तब तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारा सरकारी रिकॉर्ड एक जगह ही इकट्ठा मिल जाता है। लेकिन अगर आप असली इतिहास का अध्ययन करना चाहते हो, आम लोगों के बारे में पता लगाना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड एक जगह नहीं है, कहीं पर भी है तो सही, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से अपने को आम लोगों के बारे में पता चलेगा। जैसे कई लोग डायरी लिखते हैं, अपने मन की बातें लिखते हैं, तो वैसी आम लोगों की लिखी हुई डायरियां पुरानी अपने को मिले। तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, कई लोग अपने यात्राओं के संस्मरण लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं अपनी, वो मिले कहीं से। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो सोर्स है, ये जो अभी अपन ने पढ़ा है, लोगों की डायरियां, लोगों के लिखे हुए संस्मरण और उस जमाने में जो बिकने वाली पत्र पत्रिकाएं हैं, ये चीजें अगर अपने हाथ लगती है, इनके द्वारा अपन पता लगाते हैं चीजों का, तो वास्तव में जो असली जो स्थिति है वो हमें ध्यान में आएगी। लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, पहले प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, बाद में प्रिंटिंग मशीनें जैसे आई तो अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता से बहस होने लगी, जनता में बहस भी होने लगी। अब अखबारों में दोनों पक्ष छपते थे, पक्ष भी छपता था और विपक्ष भी छपता था, तो दोनों पक्षों के बारे में अखबार में छपता था। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, वो लोग अपने विचारों के लिए अखबारों में लिखते थे, और कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो कवि तो अपने मन की बात लिखते हैं कविताओं के आधार पर, कविताओं के माध्यम से। उपन्यासकार तो सब, जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, छपाई की मशीनें आई, उसके बाद में चीजें छपने लगी। केवल सरकारी रिकॉर्ड नहीं बल्कि जनता की बात भी उनमें कहीं ना कहीं छपती थी। वो अगर उनका अपन अध्ययन करें तो हमें जनता का जो पक्ष है वो भी पता लग सकता है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। यहाँ पर एक बंदिश और है, भाई आप अखबारों से पता करेंगे, आप और पत्र पत्रिकाओं से या डायरियों से, इनसे पता करोगे तो इसमें भी चलो जनता का पक्ष तो आ रहा है, लेकिन ये उसी जनता का पक्ष है जो पढ़ना लिखना जानते थे उस जमाने में। जो अनपढ़ लोग थे वो तो लिख भी नहीं पाए अपनी बात को, तो उनका पता इससे भी नहीं चलता। ये उन लोगों के रचे हुए हैं ये स्रोत जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले किसान गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। उनकी बात का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो बेचारे
लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और इतना उनके पास समय भी नहीं था कि वो लिखें या किसी और माध्यम से अपनी बात को संरक्षित करें, तो ये उन लोगों के बारे में भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं, यानी उन गरीब लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि हम समाज के हर वर्ग के बारे में जान सकते हैं अगर कोशिश करें तो। हम ये बात अपने को आगे समझ में आती रहेगी। ये लेसन तो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ साइड में है बॉक्स में, उनको भी हम पढ़ेंगे। स्रोत, यहाँ पर स्रोत दिए हुए हैं। देखो, स्रोत एक अपने को पिछले वाले पेज पर मिला था। वो एक रिपोर्ट थी जो अंग्रेजों के ज़माने में, उस समय जब भारत में 1946 की रिपोर्ट है ये। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी से पहले बगावत शुरू हो गई थी जगह जगह। तो वो अपने लिए तो वो क्रांतिकारी थे, आज़ादी के दीवाने थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो बागी थे, बागी सैनिक। तो अंग्रेज जो अफसर होते थे वो अपने गृह विभाग को कैसे लिखते थे उनके बारे में, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ ली थी ये रिपोर्ट। तो ये स्रोत एक है, यानी इस तरह के जो स्रोत है वहां से इतिहास का पता चलता है। तो ये एक स्रोत दिया हुआ था, गृह विभाग की रिपोर्ट छापी थी, इसको अपन ने पढ़ लिया था पिछले वीडियोज में। अभी ये एक और स्रोत यहाँ पर प्रिंट किया गया है, स्रोत 2। यहाँ पर इस स्रोत 2 में क्या है, ये भी एक कोई चीज पुरानी है, इससे हमें क्या पता लगेगा देखते हैं। इंसानों के खाने के लायक नहीं है, क्या है इसमें देखें। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। अखबार में छपती रहती है बातें, क्या चल रहा है देश में, कहाँ आंदोलन चल रहे हैं, कहाँ क्या चल रहा है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। 1946 यानी आज़ादी के 1 वर्ष पहले, 1947 में आज़ाद हो गया भारत। 1 वर्ष पहले वो जो रिपोर्ट अभी अपन ने सोर्स 1 देखा था, स्रोत 1, वो भी 1946 की रिपोर्ट है, ये भी 1946 से ही रिलेटेड है। तो ये अखबार की कोई कटिंग है जिसमें एक पुलिस की हड़ताल की खबर दी गई थी। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाना से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। तो ये 1946 की कोई घटना है, पुलिस वालों ने हड़ताल कर दी, एक तो कम वेतन के कारण और घटिया खाने के कारण। वैसे जैसे जैसे ये खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ये खबर कहाँ छपी थी? हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में 22 मार्च 1946 को छपी हुई खबर है ये। तो ये जो खबरें छपती थी अखबारों में, इनसे हमें पता चलता था उस जमाने के बारे में, कैसी सिचुएशंस रही होगी। अखबारों की खबरों से कई चीज़ों का पता चलता है और ये इतिहास का स्रोत है। इतिहास के कई स्रोत हैं, स्रोत यानी कोई चीज़ जहाँ से पता चलती है वो स्रोत कहलाता है। तो इतिहास के कई सारे सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनमें अंग्रेजों द्वारा संरक्षित रखा हुआ रिकॉर्ड्स भी है, अखबारों में छपी हुई खबरें भी है, लोगों की डायरियाँ भी है। मतलब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इतिहास को स्टडी करने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर क्या है, एक लिखा हुआ गतिविधि। स्रोत 1 और 2 को देखें तो देख लिया अपन ने। स्रोत 1 में तो वो गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी हुई थी, वो थी, और 2 में ये अखबार में एक कोई न्यूज़ थी हिंदुस्तान टाइम्स की। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। वो जो स्रोत 1 में जो रिपोर्ट थी वो अंग्रेजों के अफसरों के द्वारा भेजी गई थी अपने गृह मंत्रालय को। तो उसमें उन्होंने जो उनका पक्ष था वो अलग था। वहाँ पर जो पक्ष ध्यान में आता है, जो नज़रिया ध्यान में आता है, वो जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे थे उनको बागी सैनिक कहा उन्होंने। यानी वो एक विरोधी रवैया ध्यान में आता है अंग्रेजों का,
कि अंग्रेज उस जमाने में अगर कोई क्रांति हो रही थी, कोई प्रयत्न हो रहे थे आज़ादी के, तो किस तरह से सैनिकों को वो अरेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार कर रहे थे, उनका जो आज़ादी का आंदोलन है वो कुचलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेजों का जो नज़रिया है वो उस रिपोर्ट 1 में, स्रोत 1 में तो वो दिखता है, और स्रोत 2 में ये एक खबर जो दिखाई देती है हिंदुस्तान टाइम्स की, इसमें एक अंग्रेजों का नज़रिया नहीं है, इसमें एक अखबार का नज़रिया सामने आता है कि कोई एक हड़ताल हुई थी पुलिस वालों की, तो उसकी एक न्यूज़ है। तो दोनों के नज़रिए में फ़र्क है। वो नज़रिया अंग्रेजों का था स्रोत 1 में, स्रोत 2 में जो नज़रिया है वो अखबार का एक निष्पक्ष नज़रिया है। बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगता है। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों स्रोतों में जो फ़र्क है वो नज़रिए का है। स्रोत 1 में आप इसका आंसर भी लिखिए, तो ये गतिविधि, ये प्रश्न आपको लिखना है अपनी नोटबुक्स में, गतिविधि और ये प्रश्न लिखना है, और इसके आंसर में आपको यही लिखना है कि दोनों स्रोतों में हमें नज़रिए का फ़र्क दिखाई देता है। स्रोत 1 में अंग्रेजों की सोच का पता लगता है कि भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति या भारत को आज़ादी दिलाने वालों के प्रति उनकी मानसिकता क्या थी, और 1946 में यानी आज़ादी के 1 साल पहले जो प्रयत्न हो रहे थे आज़ाद करवाने के, उनको दबाने के लिए किस तरह से सैनिकों को गिरफ्तार किया जा रहा था, या अंग्रेजों की क्या तैयारी थी उनको उनके आज़ादी के संग्राम को दबाने के लिए। तो इस स्रोत 1 में हमें अंग्रेजों का नज़रिया पता चलता है, जबकि स्रोत 2 अखबार में छपी हुई एक खबर है जिसमें एक निष्पक्षता का नज़रिया ध्यान में आता है कि अखबार ने जो अंग्रेजों के खिलाफ पुलिस के जो जवान थे उन्होंने जो हड़ताल की, उस एक निष्पक्ष उसका हमें पता चलता है स्रोत 2 से, और ये पता चलता है कि अंग्रेजों की किस तरह की स्थिति थी 1946 में कि उनके खिलाफ बगावत होने लगी थी, यहाँ तक कि उनकी पुलिस में भी बगावत होने लगी थी। और ये जो नज़रिया है वो अखबार का एक निष्पक्ष नज़रिया हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर दोनों स्रोतों में नज़रिए का मूलतः फ़र्क है, और दोनों की स्थिति, एक जो स्रोत 1 है वो अंग्रेजों की सोच को परिलक्षित करता है, जबकि स्रोत 2 एक निष्पक्ष स्थिति को जाहिर करता है। तो इस तरह से ये मैंने जो बोला है अभी इसके आंसर में आपको वो सुनना है ध्यान से, रोक रोक के भी आप लिख सकते हैं और उसको आपको आंसर लिखना है। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन 1 एक बॉक्स यहाँ पर दिया गया है, आइए कल्पना करें, इसका भी आंसर आपको लिखना है। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए। देखिए ध्यान से समझिए प्रश्न को, कि आप एक कल्पना ये करनी है आपको कि आप इतिहासकार हो और आपको ये पता लगाना है कि आज़ाद होने के बाद, आज़ादी के पहले नहीं, आज़ाद होने के बाद जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ आदिवासी रहते थे, घने जंगल थे, उन इलाकों में खेती में क्या बदलाव हुए आज़ादी के बाद। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाइए। मेन आंसर ये लिखना है कि आप कैसे कैसे पता करोगे इस चीज़ का कि आज़ाद होने के बाद, अगर आपको ये पता करना है कि आज़ाद होने के बाद जो आदिवासी इलाके थे वहाँ पर खेती के तरीकों में क्या बदलाव आए, तो इस बात का पता लगाने के लिए आप कौन कौन से तरीके काम में लोगे, कहाँ कहाँ से पता लगाओगे आप। तो आपको ये पहले तो क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है तरीके। हम निम्न तरीके से इन चीज़ों का पता लगाएंगे। नंबर 1, लोकल लोगों का सर्वे। तो इसमें आप वर्णन लिख सकते हो, ये तो पॉइंट हो गया डैश लगा के। हम उन आदिवासी इलाकों में जाएंगे और वहाँ पर रहने वाले वर्तमान लोगों से इन बातों की पूछताछ करेंगे। तो जो आज उनके जो वंशज रह रहे हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ वहाँ रह रही है, तो उनमें से ज़रूर उन पुरानी बातों के बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी देगा और हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होगी। तो एक तो ये हो गया लोकल लोगों का सर्वे। नंबर 2, उस समय के साहित्य व अखबारों का अध्ययन। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, इसमें भी आप लिख सकते हैं डैश लगा के कि हम आज़ादी के बाद
निकलने वाले उस इलाके के लोकल अखबारों की प्रतियां हासिल करेंगे और इसके साथ साथ हम उस ज़माने में छपने वाली पत्र पत्रिकाओं की भी प्रतियां हासिल करेंगे। उस ज़माने के साहित्य का अध्ययन करेंगे तो कहीं न कहीं इस बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 3 हम क्या करेंगे, कुछ उस समय के तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो सरकारी दस्तावेजों से। इसमें आप डैश लगा के लिख सकते हो कि उस जमाने के जो सरकारी दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं उनकी प्रतियां हम प्राप्त करेंगे। हम सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं, आपको पता हो तो। आरटीआई एक अधिनियम है, उसमें हम किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रतियां ले सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि हम उस जमाने में बने हुए सरकारी दस्तावेजों की प्रतियां हासिल करेंगे और उनके अध्ययन से उस जमाने की कृषि व्यवस्था के बारे में, उस इलाके की आदिवासी इलाकों की कृषि व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो 3 ये प्रकार हो सकते हैं जिससे हम उस जमाने के जानकारियां ढूंढने में विभिन्न तरीकों की, यहाँ पर सूची बनाने के लिए कहा गया था, इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। तो आप ये 3 तरीके और इनके पॉइंट बना करके आप इनके थोड़े थोड़े वर्णन लिख सकते हो जैसे मैंने बताए। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फिर से याद करें, सही और गलत बताएं। पहला प्रश्न है, क में लिखना आपको, अपने को ये बात जो है वो पढ़नी है ध्यान से और वो बात सही है कि गलत है ये अपने को बताना है। पहली बात क्या है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 काल खंडों में बांट दिया था। तो हमने बिल्कुल ये पढ़ा है, मैं आपको बता भी सकता हूँ कहाँ पर ये आया था। यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था कि ये जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में इंडियन हिस्ट्री को बांटा था। इस किताब में उन्होंने भारत को, इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। तो ये बात हम पढ़ चुके हैं लेसन में और यही यहाँ पर लिखी हुई है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो ये सही बात है, तो इसमें हम कोष्टक में सही लिख देंगे। ख में, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल गलत है ये तो, क्योंकि सरकारी दस्तावेजों से तो सरकार की मानसिकता का ही पता चलता है कि वो क्या सोचते हैं। जनता की बात का सरकारी दस्तावेजों से पता नहीं चलता है, तो ये बात गलत है। तो हम इसमें गलत लिख देंगे ब्रैकेट में। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही है, सही लिखना है इसमें। अंग्रेज सर्वेक्षणों में बड़ा विश्वास करते थे और कई सर्वेक्षण करवाते रहते थे वो, और वो आज भी सुरक्षित हैं। कई मशीनें भी उपयोग करते थे, तो सर्वेक्षणों में तो वो विश्वास करते थे और ये भी वो मानते थे कि किसी भी देश पर अगर लंबे समय तक शासन करना है तो वहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए वो सर्वेक्षण करते थे, सर्वे करते थे। तो ये सही है, तो ये आपको लिखना है। अब अगला प्रश्न, आइए विचार करें। नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 के ही थे, कह गए। अब नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह काल खंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। अभी हमने पढ़ा कि जेम्स मिल ने 3 काल खंडों में बांटा भारत को, एक तो हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज। तो ये जो उसने बांटा भारतीय इतिहास को 3 काल खंडों में, इसमें समस्या क्या है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको आंसर लिखना है। पहले तो हम यही लिखेंगे कि उसने 3 काल खंडों में इसको बांटा। तो उसमें आप यहाँ से लिखें, इसको स्टार्ट करें, ये यहाँ से स्टार्ट करें आप। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। बस यहाँ से इतना ही लिखना है। तो एक तो अपन ने ये लिख दिया कि उसने 3 काल खंडों में बांटा था। अब प्रॉब्लम क्या है, यानी ये जो उसने बांटा इन 3 काल खंडों में, पूछा ये गया है कि इसमें समस्या क्या है, गलत क्यों है ये। तो अब देखिए यहाँ से अपने को उत्तर लिखना है, ये जो मैंने बताया वो भी लिखना है। अब उसके बाद अलग पैराग्राफ चेंज कर लेना आप, और एज इट इज नहीं लिखना है आपको जैसा लिखा हुआ। यहाँ से उत्तर निकलेगा केवल, तो निकलेगा क्या देखो। तो यहाँ पर देखो हर चीज प्रश्नवाचक तरीके से कही गई है, लेकिन हम उसको प्रश्नवाचक तरीके से नहीं लिखेंगे, हम उसको
एफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, साधारण वाक्य बना के लिखेंगे। इसने क्या कहा है, देखिए ध्यान रखिए, मैंने जो उधर बताया ना अभी वो तो लिखना ही है आपको, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अब जो मैं बता रहा हूं, और क्या लिखना है वो अभी निकलेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर में कहा जा सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, जेम्स मिल द्वारा इस तरह से इतिहास को विभाजित करने में समस्या ये है कि इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर नहीं कहा जा सकता। खड़ी पाई एक समस्या हो गई कि किसी भी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर नहीं कहा जा सकता। फिर अपने को फिर दूसरे में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हर दौर में सभी धर्म एक साथ चलते आए हैं, ये लिखना है अपने को, खड़ी पाई। फिर क्या लिखा है इसमें, किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी युग को उस समय के शासकों के धर्म के आधार, किसी भी युग को उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे हम। और फिर हम लिखेंगे खड़ी पाई के बाद, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का एक ही धर्म नहीं होता था। तो ये तो आप एज इट इज लिख सकते हो यहां से, अगर हम ऐसा करते हैं से लेके यहां तक। लेकिन ऊपर जो प्रश्न है ना उनको आप साधारण वाक्यों में बदल के लिखेंगे तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें उसके जो डिवाइडेशन उसने किया था 3 भागों में, उससे प्रॉब्लम क्या है। जेम्स मिल के जो डिवाइडेशन से प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी युग को धर्म के आधार पर विभाजित क्लियरफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर युग में हर धर्म रहा है, साथ साथ चला है। और अगर हम किसी धर्म के आधार पर किसी युग को क्लासिफाई करते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि बाकी धर्मों का कोई मतलब ही नहीं था उस जमाने में। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई वही आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हम ये क्लियर हो जाएगा कि हमें जेम्स मिल के जो विभाजन से क्या प्रॉब्लम है, और यही प्रश्न था कि उसमें क्या समस्याएं हैं, तो हमारी क्या समस्याएं हैं वो लिख दी हमने। नंबर 3, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, तो उन्होंने रिकॉर्ड रूम बनाए। ये देखो ये सारी चीज़ यहाँ से आप लिख सकते हो, ये पैराग्राफ आपको पूरा आंसर आ जाएगा इसमें, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पन्नों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको आर्काइव कहते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो इसमें सारी चीज क्लियर हो जाती है कि अंग्रेजों ने अपने दस्तावेजों को सुरक्षित कैसे रखा, ये व्यवस्था करवाई उन्होंने। तो यहां से यहां तक आप लिखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाती है इसमें। चौथा क्वेश्चन है, इतिहासकार पुराने अखबारों में से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। यानी यहां पर यह पूछा गया है कि अखबार की जो जानकारी है वो पुलिस की जानकारी से कैसे अलग होती है। तो हम लोग इसको यहां से लिखेंगे, अभी जो लास्ट में हमने पढ़ा था कि अखबार की पुलिस की जानकारी क्या होती थी और अखबारों की जानकारी क्या होती थी। देखिए पुलिस की जानकारी कैसी होती थी वो आप पहले यहां से स्टार्ट करके यहां तक लिखेंगे, और फिर अखबारों की जो जानकारियां थी वो कैसी होती थी वो यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे। तो पुलिस की जानकारी या प्रशासन की जानकारी का क्या महत्व था और अखबारों की जानकारी वो कैसे अलग होती थी, वो तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें। तो पहले हम ये लिखेंगे कि जो सरकारी रिकॉर्ड्स होते थे उनकी जानकारियां कैसी होती थी। तो यहां से आपको इसका आंसर शुरू करना है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे रिकॉर्ड
ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं और इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। तो ये तो हो गया कि सरकारी रिपोर्ट या पुलिस की रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता था, केवल पुलिस का जो नज़रिया था या प्रशासन का नज़रिया था वो ही पता चलता था उनसे। दूसरी ओर अब हम अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। दोनों पक्ष आ गए। अब तीसरे पैराग्राफ में आप अपना दृष्टिकोण लिख दो। ये लिखना है आपको कि इस प्रकार हमें पता चलता है कि पुलिस से प्राप्त जो रिकॉर्ड होते थे, यहाँ पर पुलिस की बात आई थी, इसलिए पुलिस की रिपोर्टरों से उपलब्ध जानकारी में हमें यही पता चलता है कि पुलिस का क्या नज़रिया होता था, सरकारी नज़रिया क्या होता था। दूसरी ओर अखबार से प्राप्त जानकारी से हमें आम जनता का नज़रिया भी पता चलता है। ये दोनों का विश्लेषण हमने तीसरे पैराग्राफ में लिख दिया। ये आंसर लिखना आपको। अब मैंने तो बोल दिया, आपको फटाफट एक बार सुनना चाहिए कंप्लीट, फिर उसके बाद रोक रोक करके वीडियो को फिर आपको नोट करना चाहिए। आइए करके देखें, ये भी कर लेते हैं। क्या आप आज की दुनिया में के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं कि आज कौन से सर्वेक्षण होते हैं? एक दो उदाहरण देने हमें कि आज की दुनिया में कौन कौन से सर्वेक्षण होते हैं। फिर लिखा है, सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनी को यह कैसे पता चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। तो ये 2-3 प्रकार के प्रश्न हैं इसमें। इन सब का आंसर मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है पहले तो, और फिर आपको नोट करना, उसको रोक रोक करके नोट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये पूछिए कि आजकल कौन से सर्वे हो रहे हैं। तो आजकल के सर्वे, यहाँ पर मैंने आजकल के सर्वे के बारे में लिखा है। आजकल के सर्वेक्षण, जनगणना, आजकल के कौन कौन से सर्वेक्षण होते हैं? जनगणना होती है, अनेक प्रकार की जानकारियां जनगणना से मिलती है। नंबर 2, जमीनों का सर्वे होता है। जस्ट अ मिनट, कौन है? अब ये इसको अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे और अगला लेसन भी हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। यहाँ तक का वर्क कंप्लीट करें। सी यू एंड बाय।